हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे। कि जो भी आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जो कल हमने रदरफोर्ड सोडी के नियम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? कि रेडियोएक्टिव क्षय नियम के बारे में दोस्तों हम पढ़ा था। किसी नाभिक में सक्रिय नाभिकों की संख्या उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों या क्षय नियतांक के समानुपाती होता है, यानी विघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। हमने क्या पढ़ा था कि dN/dt समानुपाती उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के बराबर होता है। तो हमने क्या dN/dt का मान यानी लैम्डा क्षयांक यहाँ तक बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे जो कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि परीक्षा से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो जानेंगे हम। अब क्या है, ये रदरफोर्ड सोडी का समीकरण है जो कि हम ये पढ़ेंगे। अब जो भी स्टूडेंट अगर नया विजिट करा, जो भी शेयर श्रेणी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से दिल खोल के स्वागत है, मेहनत करने वाले शेयर श्रेणियों का। हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ पर t=0 समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या n0 है तथा क्षयांक लैम्डा है, तो t समय के पश्चात यानी विघटित नाभिकों के जो सक्रियता के बाद में सक्रिय नाभिकों की संख्या ज्ञात करो। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे कि रदरफोर्ड सोडी नियम से, कि रदरफोर्ड सोडी नियम से। रदरफोर्ड सोडी नियम से बेटा क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे dN/dt इक्वल टू क्या, n0 इक्वल टू लैम्डा। ये हम क्या करेंगे कि dN/dN ये इधर लेके आ जाएंगे और λ/dt उधर लेके, यानी यहाँ तक हमने कर लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि विघटित नाभिकों की संख्या कहाँ तक है, यानी इसका अवकलन क्या कर देंगे, समाकलन। यानी समाकलन क्यों करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक यानी सम करेंगे। मान लो कितने विघटित हो कितने, तो करो तो लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से यानी n तक। क्या होगा dN/n0 इक्वल टू लैम्डा नियतांक है, इसका मान क्या t = 0 से t = t1 डी तक कितने dt। अब क्या, अब देखो दोस्तों इसको क्या कि dx/x का समाकलन क्या था, यानी ln x यानी log x, यानी इसका लेंगे। अब इसको क्या करें, ln n0 यानी लिमिट का है n0 से n तक। लिमिट का है n0 से n तक, कहाँ तक है दोस्तों, n0 से n तक है। अब क्या है, इसको इधर कर लें, यह लैम्डा इसका मान क्या है t0 से, यानी इसका समाकलन तो t हो गया, यानी ये कांस्टेंट यानी यहाँ कांस्टेंट 1 है इन dx, तो इसका समाकलन x होगा। क्या होगा, x ऐसे होगा दोस्तों। तो करो t = 0 से t = t1 तक। अब सीमा रखो, इसकी सीमा रखने पर यानी ln पहले अपर सीमा फिर लोअर सीमा। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे उच्च सीमा माइनस लोअर सीमा, यानी क्या है ln -n0 ये लिख देंगे ln0। यहाँ क्या, यहाँ भी वही करेंगे t और t-0, यानी वो लिखो तो लिखो ये आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ये होता है log, ये होता है log n माइनस log m यानी log mn, यानी भाग में चला जाएगा उस फॉर्मूले से। तो इसको लिखो दोस्तों ln इक्वल टू क्या होगा n0/n0 इक्वल टू लैम्डा t। क्या होगा यहाँ तक लैम्डा t। अब क्या सक्रिय नाभिकों की क्या संख्या घट रही है, तो ये माइनस आता है यहाँ पर, यहाँ माइनस आता है दोस्तों, यानी ये माइनस संख्या को व्यक्त करता है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब क्या दोनों तरफ क्या है चरघातांकी रूप से घटती है,
क्योंकि इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ ये आएगा, इनका चरघातांकी रूप से ये ग्राफ आता है दोस्तों। तो ये विखंडित नाभिकों की संख्या, जो संख्या ज्ञात करेंगे उनके लिए, तो दोनों पक्षों में ऐसे लिख लेना, दोनों पक्षों में चरघातांकी यानी चरघातांकी लेने पर लो e की पावर ln यानी n इंटू n0 इक्वल टू e की पावर लेमडा t, ये ले लिया। अब क्या है, इसका मान तो क्या हो जाएगा, इसका मान ये तो हट जाएगा, यह आ जाएगा n अपॉन n नोट, और इसका मान e की पावर लेमडा अपॉन t। अब क्या है, ये n का मान n इक्वल टू क्या, n नोट e की पावर लेमडा t। अब देखना ये समीकरण आ गया दोस्तों कि क्या, यह समीकरण क्या, रदरफोर्ड सोडी समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को क्या, इस समीकरण को, ये समीकरण 1 दे दो, यानी इस समीकरण समीकरण 1 को रदरफोर्ड सोडी का समीकरण कहते हैं, कि इस समीकरण रदरफोर्ड सोडी का समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको ये पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, क्या पूछेगा कि रदरफोर्ड सोडी समीकरण निम्नलिखित से होता है, यानी ये पूछ लेगा कि चरघातांकी रूप। तो इस समीकरण में क्या लिखोगे दोस्तों, लिखो यानी समीकरण 1 में, यानी चरघातांकी समीकरण में अतः सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से घटती है, क्या घटती है, ऐसे लिखना, यहाँ लिख लेना नोट लगा के कि अतः इसका निष्कर्ष क्या है, अतः यानी क्या लिखोगे दोस्तों कि सक्रिय नाभिकों से, हाँ सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ घटती है, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप में घटती है। ऐसे लिखो दोस्तों, हमने क्या लिख दिया कि सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ घटती है, किस रूप में, चरघातांकी रूप में, ये माइनस आ रहा है चरघातांकी रूप में, यानी ये सक्रिय नाभिकों से या अंतिम नाभिकों की संख्या ये चरघातांकी रूप में, यानी समानुपाती हो गया, तो चरघातांकी रूप में घटती है दोस्तों। यह था सोडी का समीकरण, क्या था, रदरफोर्ड सोडी का समीकरण, क्या था दोस्तों, रदरफोर्ड सोडी का समीकरण। अब बात करेंगे आगे कि रदरफोर्ड सोडी चरघातांकी 6 वक्र। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो रीट पटवार कुछ भी हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाएगी, लोको पायलट हुई, ऐसे अदर एग्जाम जो भी हो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये आपको डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा दोस्तों, ये तो बस 12वीं में पूछ लेगा, कॉलेज में पूछ सकता है, हमेशा में पूछ सकता है, लेकिन नेट GRF कुछ में भी, तो उसमें क्या बोले, आपको ऐसे बोले रदरफोर्ड सोडी का समीकरण क्या होता है, आप डायरेक्ट n इक्वल टू n0 e की पावर लेमडा अपॉन t, ये होता है, या तो ये समीकरण पूछ लेगा, या तो डायरेक्ट ये समीकरण पूछ, या ये पूछ लेगा कि सक्रिय नाभिकों की संख्या, नहीं सक्रिय नाभिकों की संख्या हो, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या जो होती है, यानी ऑप्शन दे रहा है, यानी चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है, ऐसे दे देगा, या घटती है या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि किसी सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप में घटती है ना, क्या प्रभावित होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना के देगा आपको, तो आपको चरघातांकी रूप से घटती है, तो ये ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा, या आपको ये पूछ लेगा कि प्रारंभिक नाभिक, इसकी नाभिक और इनका मान दे देगा, और उसका मान पूछ लेगा, क्या मान पूछ लेगा।
अब क्या हम पढ़ेंगे चरघातांकी की अगली हेडिंग क्या है दोस्तों कि चरघातांकी 6 वक्र। क्या पढ़ेंगे? चरघातांकी 6 वक्र। आप तो बस अगर कंपटीशन के हिसाब से लिख नोट्स बना रहे तो ऐसे लिखना, ये समीकरण डायरेक्ट लिख लेना और शॉर्ट नोट्स में, और ये से लिखना कि सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप से घटती है, और इनका वक्र ध्यान में रखना। डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा इसका वक्र कि किस, यानी चरघातांकी 6 वक्र, चरघातांकी 6 वक्र। क्या होता है चरघातांकी 6 वक्र? क्या होता है देखना कि तत्व के सक्रिय नाभिकों की संख्या n व समय t के मध्य गर्भ पर n वक्र, यानी तत्व के सक्रिय नाभिकों की संख्या n, तत्व के सक्रिय नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या n। मान लो सक्रिय तत्व के सक्रिय नाभिकों की संख्या n तथा यानी समय t के मध्य बनाया गया वक्र क्या कहता है? ऐसे लिखो, चरघातांकी वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चरघातांकी वक्र कहलाता है। यह वक्र कैसे बनेगा? मान लो यहाँ नाभिकों की संख्या n ले ली, n, और यहाँ t समय ले लिया, t बराबर जितना में आप समय लोगे तो ये वक्र ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। ये क्या? चरघातांकी वक्र है। आपको कंपटीशन एग्जाम में होगा कि चरघातांकी वक्र कैसा, तो आपको वो ऑप्शन बना के देगा। एक तो ये वक्र दे दिया, मान लो क्या ये वक्र दे दिया, ये एक वक्र ये दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया। एक वक्र मान लो ऐसे दे दिया आपको, एक वक्र मान लो आपको ऐसे दे दिया, है ना। और आपको पता चरघातांकी 6 वक्र कौन सा है, तो आपको पता ये इस हिसाब से बनता है। तो ये इस ऐसा क्या आपको वक्र पूछ सकता है। हमने क्या एक बंधन ऊर्जा का वक्र बताया था, वो वक्र ऐसे बन रहा था, ऐसे और फिर ऐसे। ये क्या बंधन ऊर्जा ग्राफ का, तो आपको कंपटीशन में ऐसे वक्र पूछता है वैसे डायरेक्ट। ये क्या ए बी बार का मान हो गया, वो कल बात की थी ना। और ए द्रव्यमान संख्या के मध्य जो वक्र बनता है, तो आपको कंपटीशन में ऐसे पूछेगा। आप गहराई में जाओगे, एक बार क्या समझ के याद करो दोस्तों। अब क्या इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या अर्धायिकल। उससे पहले एक फॉर्मूला ये लिखना दोस्तों, इसी में लिखना। क्या लिखोगे? विखंडित नाभिकों की संख्या। क्या लिखोगे? विखंडित नाभिकों की संख्या यानी विखंडित नाभिकों की संख्या क्या होती है? विखंडित नाभिकों की संख्या क्या होती है दोस्तों? कि विखंडित नाभिकों की संख्या क्या होगी? n इक्वल टू क्या? n0 अपॉन माइनस इक्वल टू 2 की पावर n। ये क्या? विखंडित नाभिकों की संख्या, विखंडित शेष नाभिकों की संख्या का फॉर्मूला ये आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट ही पूछेगा उसमें कि कितना होता है। ये क्या है? ये शेष नाभिकों की संख्या क्या है? ये n0 अपॉन 2n। ये तो है शेष नाभिकों की संख्या, यानी शेष नाभिकों की संख्या। ये क्या है? कुल नाभिकों संख्या। इनका अंतर क्या? विखंडित नाभिकों की संख्या ज्ञात, यानी ये प्रारंभिक नाभिक, ये विखंडित नाभिक, उनमें जो नाभिक बचे वो क्या? विखंडित नाभिकों की संख्या दोस्तों आ जाएगी। ऐसे हमें क्या ज्ञात करना है? ऐसे क्या हमें याद करना है कि विखंडित नाभिक और सक्रिय नाभिकों की संख्या कैसे ज्ञात करें? ऐसे ज्ञात करें। अब बात करेंगे अर्ध आयुकाल क्या होता है। अर्ध आयुकाल देखना, समझो अर्ध आयुकाल क्या होता है। आपको यह पूछे कि आपकी आदि आयु क्या होगी। आपने मान लो 60 वर्ष है, आपकी क्या होगी? यानी आप सक्रिय नाभिक हो। अगर आप सक्रिय जवान हो तो आपको ये पूछिए आपकी जवानी कितनी है।
है ना दोस्तों, ऐसे पूछे तो आप ये तो बताओगे भाई इतनी उम्र होती है। उसी प्रकार के यहाँ की सक्रिय नाभिकों की वह समय जो कि उसका अर्ध आयुकाल क्या आधा हो जाता है, क्या विखंडन की दर क्या आधी हो जाती है, और उसे क्या अर्ध आयुकाल कहते हैं। यानी वह समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या यानी प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है, शेष रह जाती है ना। क्या पढ़ेंगे, अर्धायुकाल यानी वह नाभिक जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभिक नाभिक नोट की आधी रह जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है। क्या पढ़ेंगे, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी टी इक्वल टू हाफ, इसे क्या था अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे क्या दोस्तों, या इसे TN से व्यक्त करते हैं, इसे TN से भी व्यक्त करते हैं। यानी वह क्या लिखोगे, वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या यानी वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या होती है, कि प्रारंभिक नाभिकों की संख्या से घटकर आधी रह जाती है। क्या रह जाती है दोस्तों, आधी रह जाती है। यानी वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या यानी हाँ सही है, वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर, ऐसे लिखो घटकर प्रारंभिक संख्या n नोट की आधी रह जाती है, उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं, जिसे ऐसे लिखो, जिसे T बराबर हाफ या TN से व्यक्त करते हैं। बेटो क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्त करते हैं। यानी वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभिक नाभिक यानी नोट की आधी रह जाती है, उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं, जिसे T हाफ से या TN से व्यक्त करते हैं। यानी अर्ध आयुकाल यानी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि एक नाभिक का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी मान लो आपकी आयु किस पे, मान लो सक्रिय, तो आपकी प्रकृति पे निर्भर करता है, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या अर्ध आयुकाल, ऐसे लिखना अर्ध आयुकाल सक्रिय, ऐसे लिखो सक्रिय नाभिकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी अर्ध आयुकाल सक्रिय नाभिकों की अर्ध आयुकाल पर निर्भर करती है। यानी सक्रिय नाभिक या तत्व की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जो कि नाभिक का अभिलाक्षणिक एक गुण है। यानी यह नाभिक का अभिलाक्षणिक गुण है। जहाँ थार में भी गुण पाया जाना है कि आपकी आदि आयुकाल कोई सक्रिय नाभिक या तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है अर्ध आयुकाल। आपकी जवानी किस पे निर्भर करती है, आपकी जवानी, आपकी शादी किस पे करती है, सरकारी नौकरी पे करती है। तो उसी प्रकार से अर्ध आयुकाल सक्रिय तत्व या नाभिक यानी सक्रिय तत्व लिख लो, या तत्व की प्रकृति पे निर्भर करते हैं। कैसे भी लिखो, ऐसे ध्यान में रखना, आपकी अर्ध आयुकाल किस पे निर्भर कर रही है, यानी आधी बात किस पे निर्भर कर रही है, किस पे कर रही है, मोना सोना की यानी सोना मोना की दोस्तों, वो किस पे, सरकारी नौकरी। उसी प्रकार से अर्ध आयुकाल किस पे निर्भर कर रही है,
किस पे करेगा, सक्रिय तत्व जो विखंडित हो सकते हैं उसकी प्रकृति पे, जो कि नाभिक का क्या अभिलक्षण गुण है दोस्तों, क्या है अभिलक्षण गुण है, याद होगी। यानी वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या, वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभिक नाभिक नोट की आधी रह जाती है, उस समय को अर्धआयु काल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धआयु काल कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्धआयु काल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अर्धआयु काल कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धआयु काल कहते हैं। यानी अर्धआयु काल सक्रिय तत्व नाभिकों की प्रगति पे निर्भर करता है। किस पे करता है, प्रगति पे निर्भर करता है, प्रगति पे निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे क्षयांक। आगे क्या पढ़ेंगे, क्षयांक। कि क्षयांक क्या होता है, देखना। अब क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, देखना। इसी क्वेश्चन ऐसे बना कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की का अर्धआयु काल निम्न में से किस पे निर्भर करता है, रेडियोएक्टिव तत्व की प्रकृति पे, यानी उनके अभिलक्षण। ऐसे क्या ऑप्शन बना के देगा, आपको ये ऑप्शन ध्यान में रखना है कि भाई ये प्रकृति पे निर्भर करता है दोस्तों। अब मान लो हमने क्षयांक की परिभाषा बनाना सीखेंगे हम, कि क्षयांक की परिभाषा कैसे बनेगी। क्या क्षयांक, क्षयांक यानी लैम्ब्डा। लैम्ब्डा आपको पता है कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड सोडी का नियम, क्या रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या था, dN/dt = -λ/t। यही था। हाँ सर दोस्तों, यही था। क्या था, यही था। इसमें लैम्ब्डा यहाँ था, n लैम्ब्डा यह था, m लैम्ब्डा। अब क्या करेंगे हम, हाँ यही था दोस्तों। अब क्या है, लैम्ब्डा का मान याद करना, निकालो। लैम्ब्डा का मान याद करोगे, किसका, लैम्ब्डा, यानी dN/ क्या करोगे, dN/dt क्या है, n0। ये तो है। ये क्या है, विखंडित सक्रिय नाभिकों कैसे लिखो, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, उस समय ये n है दोस्तों, n उस समय उपस्थित, ऐसे लिखो, किसी रेडियोएक्टिव यानी किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर, यानी देखना, यही लिखा है मैंने, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर। क्या लिखा है, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर उस समय, यानी उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, यानी उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या है, ये अनुपात का निशान है, तो संख्या का अनुपात क्षयांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षयांक कहलाता है। यानी किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विखंडन की दर क्या होती है, यहाँ विखंडन है दोस्तों, विखंडन की दर, विखंडन ऐसे लिखना, विखंडन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब दोस्तों बराबर होता है। अब क्या मान लो, दूसरी परिभाषा निकालो आप, किसे निकालोगे, अभी तो याद किया हमने, क्या, n0 = λ/t। मान लो लैम्ब्डा का मान लिखे हैं 1/t, टी रखते हैं, तो n0 = क्या, n e की पावर, लैम्ब्डा की जगह लिखो
वन अपॉन टी अपॉन वन, टी से टी कैंसिल हो गए, एन नॉट इक्वल टू ई की पावर लेमड़ा, ये क्या एन यानी एन अपॉन ई की ई एन जीरो, ये क्या इसका मान कितना होता है, इसको लिखो एन नॉट इक्वल टू 0.7 एन, ये लिखोगे ना, ये तो लिखोगे दोस्तों, हमने उल्टा लिख दिया क्या, ये सकते यहाँ अभी तो पढ़ा उल्टा लिख दिया, ये आ गया। अब इसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे, 37 एन नॉट, तो ये क्या है, इसे क्या निष्कर्ष है, लैम्ब्डा का उस समय का व्युत्क्रम होता है, लैम्ब्डा उस समय का व्युत्क्रम होता है, यानी ये क्या आएगा, लैम्ब्डा बराबर क्या आएगा, ये क्या है लैम्ब्डा बराबर, ये सारा का सारा मामला क्या आएगा कि लैम्ब्डा बराबर, लैम्ब्डा क्या आता है, लैम्ब्डा इक्वल टू क्या आएगा, एन नॉट इक्वल टू ई, तो लैम्ब्डा इक्वल टू क्या यानी 37 अपॉन एन नॉट, कि लैम्ब्डा उस समय का व्युत्क्रम, लैम्ब्डा उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या 1/1 ई का गुणा रह जाती है, यानी कि 37% जो शेष रह जाते हैं, यानी 67% विखंडित हो जाते हैं, ये होता है दोस्तों, है ना। अब क्या क्षयांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी क्षयांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन क्षयांक क्या है, यानी क्षयांक का मान ताप, दाब तथा द्रव्यमान और समय, रासायनिक विग्रह पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों क्या है कि ये क्षयांक ना जो कि ताप, दाब, द्रव्यमान की पे निर्भर नहीं करता है, तो आपको कंपटीशन में ऐसे पूछेगा ये क्षयांक है, जो रेडियोएक्टिव क्षयांक नियतांक है, वो किस निर्भर करता है कि नहीं, यानी समय, ताप और रासायनिक विग्रह पर निर्भर करता है कि नहीं, ये पॉइंट पूछेगा। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी ये क्या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसके गुण लिखना एमटीआर में, ये लिखते हुए क्या पदार्थ की प्रकृति पे दोस्तों निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे लिखना, क्या लिखोगे कि क्षयांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ऐसे लिखो कि क्षयांक लैम्ब्डा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थ यानी लैम्ब्डा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यह भी क्या नाभिक का अभिलाक्षणिक गुण है, यह भी क्या नाभिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। पहला पॉइंट लिख लिया। अब दूसरा लिखना कि लैम्ब्डा का मान ताप, दाब, द्रव्यमान, समय व रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सबसे ज़्यादा, कि लैम्ब्डा का मान ताप, दाब हुआ, द्रव्यमान हुआ यानी पदार्थ का द्रव्यमान, यानी लैम्ब्डा का मान ताप, दाब, द्रव्यमान, समय तथा रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं
करता है, यानी इन पे निर्भर नहीं करता है। यानी लेमड़ा क्या है, लेमड़ा आपको कंपटीशन में कि रेडियोएक्टिव क्षयांक जो लेमड़ा नियतांक होता है वो ताप, दाब, द्रव्यमान और समय पर निर्भर करता है कि नहीं। तो आपको वो कंडीशन दे दे, क्षयांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं, करता है, नहीं करता है, करता भी है, नहीं भी करता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन बना के देगा दोस्तों, क्या ऐसे ऑप्शन आपको बना के देंगे, दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे क्षयांक और अर्ध आयुकाल के मध्य, इनके मध्य क्या संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध क्या आएगा, जो संबंध ये आएगा कि हाफ टी 1/2 अपन 1.2 यानी कितना आएगा, यानी 0.93 अपन लेमड़ा, यह आएगा। इसको क्या हम केमिस्ट्री की परिभाषा में, केमिस्ट्री के हिसाब से भी बता दूंगी। केमिस्ट्री में वो जो होते हैं ना, क्या दिमाग से निकलेगी दोस्तों, गतिकी, उसमें भी क्या अर्ध आयुकाल जो प्रथम अभिक्रिया की कोटि वो उससे संबंधित, तो वो भी मान ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।